हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, हम लोग हाजिर हैं मराठी का आखिरी चैप्टर लेके, दैट इज़ व्युत्पत्ति कोश। ये एक स्थूल वाचन है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आ चुका है 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग यही चैप्टर को पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक जो भी 15-19 चैप्टर हम लोगों ने जो भी पढ़ाए हैं उसको पढ़ के आपको बहुत ही आनंद आया होगा। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी हम यही चैप्टर शुरू करेंगे और इसमें मैं आपको समराइज़ करके बताने वाला हूँ। इस लेसन को मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बताऊँगा और पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ इस लेसन को, बिकॉज़ ये लेसन थोड़ा बोरिंग है। तो व्युत्पत्ति कोश स्थूलवाचन है, इसमें संवाद के रूप में दिया गया है। राधा पूछती है पहले कि ये जो कोने में है वो क्या है। तो आई बोलती है ये एक सितार है। राधा बोलती ये जो इनाम में मिला था। तो राधा बोलती है इनाम, इनाम का मतलब क्या होता है आई हंसी और उन्होंने कहा कि इनाम का मतलब बख्शीश। राधा को समझ में आया और उन्होंने बोला कि एक हमारे वर्ग में एक तनिया है, उसका नाम इनामदार है। अडनाव मतलब सरनेम, तो उसका इनामदार है। आई बोलती है कि हो मला माहीत आहे नती, बोलती है कि हाँ मुझे मालूम है वो। राधा बोलती है इनाम म्हणजे बख्शीश, मग ईमानदार म्हणजे काय। मतलब वो पूछती है कि आई इनाम मतलब बख्शीश, तो इनामदार मतलब क्या, कैसे बना ये शब्द। आई बोलती है रुक मैं तुझे उत्पत्ति कोश ला के देती हूँ। यहाँ से मेन शुरू हुआ। तो इसमें हम लोग को बताया गया है कि उत्पत्ति कोश का कार्य क्या होता है। तो जब भी हम लोग कोई नया शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है यार ये कैसा प्रोनाउंसिएशन है, ये शब्द कैसे बना होगा। तो उसके प्रति एक एक्साइटमेंट आती है हमारे दिमाग में। तो उसी एक्साइटमेंट को दूर करने के लिए है हमारे पास व्युत्पत्ति कोश। हमारी जानने की इच्छा रहती है कि यार ये शब्द बना कैसे। तो वो शब्द कौन बनाता है, व्युत्पत्ति कोश। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कोश का मतलब होता है डिक्शनरी या फिर इंसाइक्लोपीडिया। जी नहीं दोस्तों, डिक्शनरी मतलब होता है आपका कॉम्प्रहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया। मतलब कि जो विश्वकोश होता है वो आपका इंसाइक्लोपीडिया है। डिक्शनरीज तो आपका शब्दकोश होता है। ये व्युत्पत्ति कोश है जो आपको प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में फ़र्क दिखाता है। तो इसी का कार्य हम लोग सुनेंगे। तो इसमें बोला है कि इनाम मतलब देणगी, बख्शीश, वतन, प्राइज़, गिफ्ट, इनाम, ग्रांट, ये सब होता है। तो अभी जो दार होता है ये प्रत्यय होता है, स्वामित्व दर्शक फारसी प्रत्यय। ये टर्मिनेटिंग शोइंग पोजीशन, मतलब कि उनकी ये खासियत है, ये वो शो करता है। कौन, दार। तो ये राधा को समझ में आया। तो वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग को दिया गया है। जैसे भाषा संस्कृत में मूल शब्द होता है तुंड, मुंह को बोला जाता है तुंड संस्कृत में, और मराठी में कहा जाता है तोंड। कन्नड़ में तूप कहा जाता है, मराठी शब्द में तूप कहा जाता है और मूल शब्द उसका तुप है। अरबी में हम लोग इत्र होता है, मराठी में हम लोग अत्तर बोलते हैं। तो यही डिफरेंस होता है। और हर शब्द के जो प्रत्यय होते हैं वो उसी के साथ लगाए तो बेटर रहता है। जैसे वात, पवन, मारुत, समीर, अनिल, इन सभी का मतलब एक ही होता है, हवा, वारा। इनके साथ अगर हम लोग चक्की जोड़ें तो किसके साथ हम लोग पवन चक्की क्यों बोलते हैं, वारा चक्की क्यों नहीं बोलते, वात चक्की क्यों नहीं बोलते। जी नहीं, वो अगर हम लोग बोलेंगे तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो वही बोलता है कि जैसे अभी हम लोग कोई नॉवेल लिख रहे हैं या फिर कोई एस्से लिख रहे हैं, उस एस्से को आप लोग एकदम सरल भाषा में लिख रहे हो और फिर बीच में आप लोगों ने बहुत ही कठिन भाषा ला दी, मतलब कोई हार्ड वर्ड लेकर आ गए, तो पढ़ते पढ़ते राइटर को भी मज़ा नहीं आएगा कि यार, मतलब वो उस तरीके से हो गया कि आप एकदम गरीब हो, आपका घर एकदम ख़राब है, लेकिन आप कपड़े एकदम अमीरों वाले पहन रहे हो और ऐसा दिखा रहे हो कि आप अमीर हो। तो वो कंडीशन अप एंड डाउन थोड़ी ख़राब लगेगी। तो वैसा ही ये भी होता है। तो इसीलिए इसको पवन चक्की कहा जाता है, ना कि वात चक्की, अनिल चक्की, ये सब नहीं कहा जाता है। और अगर चक्र लगाए तो वो वात के साथ जमेगा, पवन चक्र नहीं जमेगा। वात चक्र और समीर चक्र, वात चक्र सही रहेगा, समीर चक्र नहीं। अभी पाठ दोस्तों शब्द एक है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। हा पाठ अवगढ़ आए मतलब ये लेसन, माझी पाठ दुखते आए मतलब ये पीठ। तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, वो भी व्युत्पत्ति को दूर करता है। अब जैसे दिवाળી शब्द को देखें तो दिवाળી शब्द को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कहा जाता है। जैसे हम लोग देखें तो दिवाળી शब्द हम लोगों ने देखा, लेकिन इसका जो संस्कृत शब्द है उसमें बोला जाता है दीपावली। तो इसका जो संस्कृत शब्द दीपावली था वहीं से इसका जो निर्माण हुआ है। और दीर्घ मतलब इसमें दीपावली, दीर्घ मतलब कि बड़ा कॉमा लगा के लिख। तो दिवाली का ही आप लोग सोचे, कुछ लोग दिवाली बोलते हैं, कुछ लोग दीपावली बोलते हैं।
तो सबका जो अलग अलग होता है इसका जो प्रोनाउंसिएशन, तो इसी तरीके से ही इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो वही डिफरेंस हमें व्युत्पत्ति कोश बताता है। अभी उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो काम हैं वो उन पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले शब्दाचे मूल रूप दाखवणे, मतलब एक जो शब्द है वो कैसे फॉर्म हुआ उसका रूप दिखाता है व्युत्पत्ति कोश, और उसके जो अर्थ होते हैं उसमें बदल स्पष्ट करता है, उसमें जो डिफरेंस है वो स्पष्ट करता है। उच्चारातील मतलब प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस वो बताता है। बदलांचे कारण मतलब जो डिफरेंस आया उसका मेन रीज़न क्या है वो भी व्युत्पत्ति कोश दर्शाता है। तो अगर आपको आया वो एग्ज़ाम में कि व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य, तो उस पर टीपा लिया अगर आपको आया तो आप लोग सबसे पहले व्युत्पत्ति कोश के बारे में लिखेंगे, वो मैं आपको दूंगा नोट्स में बना के। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आप पुस्तक किंवा धडा वाचताना काही शब्द आमच्या मना खाली जाते, त्या शब्दाची निर्मिती कशी झाली त्याची ओढ आमच्या मनात निर्माण होते। मतलब सबसे पहले आपको थोड़ा घुमाना है बात को। तो आप कहेंगे जब भी हम लोग लेसन पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में कुछ दिमाग शब्द ऊपर से जाते हैं, वो हमें समझ नहीं आते, और फिर हमें समझ में नहीं आता कि ये शब्द बना कैसे होगा। त्यावेळी आम्ही व्युत्पत्ति कोशाचे दुजोरा घेऊ शकतो, तो वो भी उत्पत्ति कोश स्पष्ट करता है। फिर उसके बाद आप ये चारों पॉइंट्स लिख देंगे, तो ये चारों पॉइंट्स पे 2 मार्क्स, और आपने जो थोड़ा इंट्रो लिखा आउट्रो लिखा उस पर आधा आधा, तो 3 या 2.5 आपको आसानी से इजीली मिल सकता है। तो बहुत ही इजी है ये। अब लक्ष्य 8वां आपको याद रखना है कि उत्पत्ति कोश की निर्मिति कैसे हुई। सबसे पहले 1938 में मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ पे स्वतंत्र वीर सावरकर सम्मेलन के अध्यक्ष थे। व्युत्पत्ति कोश का रचने का जो उसका जो इन्वेंशन का काम था वो वहीं चल रहा था, और वहाँ पे मंजूर कर लिया गया था कि हम लोग एक व्युत्पत्ति कोश बनाएंगे। कृपा कुलकर्णी याच्यावर या कार्याची जवाबदारी सोपण्यात आली, इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कृपा कुलकर्णी को दी गई। वह मुकुंदराव जयकर याच्या आर्थिक मतलब कि फाइनेंशियली इनकी हेल्प ये करने वाले थे, और श्री दाजी साहेब तुळजापूरकर यानी पुरस्कार केल्यामुळे व्युत्पत्ति कोश निर्मिती भरीव मदद केली, और पुरस्कृत किया था इन्होंने व्युत्पत्ति कोश को, तो इन्होंने भी पूरी मदद की थी। और 1946 में मराठी व्युत्पत्ति कोशचा पहिला प्रकाशन झाले, और पहली बार कब बना व्युत्पत्ति कोश 1946 में। यानंतर ही व्युत्पत्ति कोशाच्या आवृत्त्या निघालेल्या आहेत, विद्यार्थ्यांनी त्या जरूर पाहाव्यात, और विद्यार्थियों को व्युत्पत्ति कोश जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये जो 6 पॉइंट्स है ये आपको व्युत्पत्ति कोशाची निर्मिति में लिखना है। जो एक और टीपा लिया है आपको नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो इन 4 पॉइंट्स में आपको वो 6 पॉइंट्स लिखने हैं, जिससे आप लोग को 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो ये था हम लोग का व्युत्पत्ति कोश लास्ट लेसन, और ये जो नीचे का पॉइंट्स है वो आपका होमवर्क है, आप लोग खुद पढ़ें और खुद समझें और मुझे भी समझाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो हम लोग अभी साइंस के चैप्टर्स को शुरू करेंगे मराठी इंग्लिश के बाद, और साथ में बीच बीच में हिंदी भी लेते रहेंगे, और आपके लिए जो मराठी के स्थूलवाचन के नोट्स हैं वो मैं आपको बना के देता रहूँगा। बस हम लोगों के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।